हेलो दोस्तों, वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश कुमार और आप देख रहे हैं GIS हिंदी। दोस्तों, आज हम समझने वाले हैं कक्षा 7 के विज्ञान विषय के तीसरे अध्याय को, जिसका नाम है रेशों से वस्त्र तक। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कक्षा 6 में आपने पादपों पौधों से प्राप्त होने वाले कुछ रेशों यानी फाइबरों के बारे में पढ़ा था। दोस्तों, आपने छठी क्लास में पढ़ा होगा रेशों के बारे में, जिन्हें हम फाइबर भी बोलते हैं इंग्लिश में, कि कुछ जो रेशे होते हैं पौधों से प्राप्त होते हैं, जैसे कि कपास, जूट। ठीक है, आपने यह भी पढ़ा था कि ऊन और रेशम के रेशे जंतुओं से प्राप्त होते हैं। आपने यह भी पढ़ा हुआ है कि जो ऊन है और रेशम है, ये इनके जो रेशे होते हैं वो जंतुओं से प्राप्त होते हैं। जंतुओं से प्राप्त किए जाने वाले रेशों को जांतव रेशे कहते हैं। ठीक है दोस्तों, जो जंतुओं से रेशे प्राप्त होते हैं उनको जांतव रेशे बोलते हैं। ऊन के रेशे फाइबर भेड़ अथवा याक के बालों से प्राप्त किए जाते हैं। जो ऊन के रेशे होते हैं वो या तो भेड़ या फिर याक के बालों से प्राप्त किए जाते हैं। रेशम के फाइबर रेशम के कीट के कोकून यानी कोश से प्राप्त होते हैं। जो रेशम के फाइबर है वो रेशम के कीड़े द्वारा, रेशम का कीड़ा कोकून बनाता है, उस कोकून से प्राप्त किए जाते हैं। क्या आप जानते हैं कि भेड़ के शरीर के किस भाग से फाइबर मिलते हैं? ये तो हमें मालूम ही है कि भेड़ के बालों से फाइबर मिलता है, यानी कि रेशा मिलता है। रेशा को आप तंतु भी बोल सकते हैं। ठीक है, क्या आप जानते हैं कि इन रेशों को ऊन में कैसे परिवर्तित किया जाता है? जब वो रेशा मिलता है, उस रेशे को फिर ऊन में कैसे बदला जाता है? ठीक है, जिन्हें हम स्वेटर बुनने के लिए बाज़ार से ख़रीदते हैं। क्या आपको जानकारी है कि रेशम के फाइबर से रेशम कैसे बनाया जाता है? क्या आपको पता है कि रेशम के फाइबर से रेशम कैसे बनाया जाता है, जिनसे साड़ियाँ बुनी जाती है? तो दोस्तों, इस अध्याय में हम ऐसे कुछ प्रश्नों के उत्तर जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आगे समझते हैं इसमें। ये देखिए दोस्तों, जांतव रेशे। जांतव रेशे का मतलब होता है जानवरों से प्राप्त होने वाले रेशे, जैसे कि ऊन और रेशम। तो दोस्तों, पहले हम ऊन के बारे में पढ़ते हैं। इसके अंदर ऊन भेड़, बकरी, याक और कुछ अन्य जंतुओं से ऊन प्राप्त की जाती है। दोस्तों, भेड़, बकरी, याक, इसके अलावा कुछ अन्य जंतु भी हैं जिनसे ऊन प्राप्त की जाती है। ऊन प्रदान करने वाले इन जंतुओं के शरीर बालों से ढके होते हैं। चित्र 3.1। ये देखिए दोस्तों, चित्र 3.1, घने बालों वाली भेड़। तो दोस्तों, ये ऊन प्रदान करने वाले जंतु हैं, तो इनके शरीर पर बाल ज़्यादा होते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इन जंतुओं के आवरण पर बालों की मोटी परत क्यों होती है? इतने ज़्यादा इनके बाल क्यों होते हैं, घने बाल? बालों के बीच अधिक मात्रा में वायु आसानी से भर जाती है, क्योंकि बालों के बीच में क्या होता है, वायु आसानी से भर जाती है। ठीक है, वायु ऊष्मा की कुचालक है, वायु ऊष्मा की कुचालक होती है। तो जो शरीर की हीट है, गर्मी है, वह वायु बाहर नहीं आने देती है, जैसा कि आप अध्याय 4 में पढ़ेंगे इस बारे में। अतः बाल इन जंतुओं को गर्म रखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से जंतु गर्म रहते हैं क्योंकि इनके घने बाल हैं, बहुत ज़्यादा बाल हैं। तो जो हवा होती है, हवा उन बालों के बीच में ही कैद होकर के रह जाती है। इससे क्या होता है, वह हवा शरीर की जो हीट है, गर्मी है, उसको बाहर नहीं निकलने देती है, शरीर को गर्म रखती है, ठंडा नहीं होने देती है। ऊन इन रोएदार रेशों से प्राप्त की जाती है। तो जो ये इनके बाल होते हैं, रोएदार रेशे जो होते हैं, इनसे ही फिर ऊन प्राप्त की जाती है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए क्रियाकलाप 3.1। अपने शरीर, बाहों और सिर के बालों को छूकर अनुभव कीजिए। क्या आपको उनमें कोई अंतर लगता है? कौन से बाल मोटे और रूखे प्रतीत होते हैं तथा कौन से बाल मुलायम प्रतीत होते हैं? तो दोस्तों, जो हमारे त्वचा के पास वाले बाल है, जो बाहों के पास वाले बाल है, हाथों के, तो काफ़ी मुलायम है, सिर के और हमारे दाढ़ी मूंछ के बालों के। ठीक है, हमारी ही तरह भेड़ की रोएदार त्वचा पर 2 प्रकार के रेशे होते हैं। एक तो दाढ़ी के रूखे बाल जैसे बाल होते हैं उनके त्वचा पर, और दूसरा त्वचा के निकट, जो बिल्कुल त्वचा के निकट अवस्थित तंतुरूपी मुलायम बाल, वो मुलायम बाल होते हैं। ठीक है, तंतुरूपी बाल ऊन यानी कि कर्तित ऊन बनाने के लिए रेशे प्रदान करते हैं। जो तंतुरूपी बाल होते हैं वो ऊन बनाने के लिए रेशे प्रदान करते हैं। भेड़ों की कुछ नस्लों में केवल तंतुरूपी मुलायम बाल ही होते हैं। इनके जनकों का विशेष रूप से ऐसी भेड़ों को जन्म देने के लिए चयन किया जाता है जिनके शरीर पर सिर्फ मुलायम बाल हों। कुछ भेड़ों की नस्ल ऐसी होती है कि उनके शरीर पर केवल तंतुरूपी मुलायम बाल ही होते हैं। ठीक है, तो
ऐसी भेड़ें उत्पन्न करने के लिए, ताकि ऐसी भेड़ें पैदा हों, तो उनके जनकों को पहले से चुन लिया जाता है, उनके माता पिता को पहले से चुन लिया जाता है, जिससे कि जो नई भेड़ें हों उनके शरीर पर सिर्फ मुलायम बाल ही हों। ठीक है दोस्तों, तंतु रूपी मुलायम बालों जैसे विशेष गुणयुक्त भेड़ें उत्पन्न करने के लिए जनकों के चयन की यह प्रक्रिया वर्णात्मक प्रजनन कहलाती है। तो दोस्तों, ऐसी भेड़ें उत्पन्न करने के लिए जब उनके जनकों का पहले से चयन कर लिया जाए, ठीक है, तो इस प्रक्रिया को वर्णात्मक प्रजनन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आगे समझते हैं इसमें। दोस्तों अब ये देखिए, ऊन प्रदान करने वाले जंतु। हमारे देश के विभिन्न भागों में भेड़ों की अनेक नस्लें पाई जाती हैं। सारणी 3.1। दोस्तों हमारे देश में बहुत सारी भेड़ें पाई जाती है जो अलग अलग नस्ल की होती हैं। सारणी 3.1 में उसको हम देख लेंगे अभी। यद्यपि भेड़ों की ऊन का एकमात्र स्रोत नहीं है, मतलब कि केवल भेड़ ही ऊन का एकमात्र स्रोत नहीं है, मतलब भेड़ के अलावा और भी जानवर हैं जिनसे ऊन प्राप्त की जा सकती है। फिर भी बाज़ार में सामान्य रूप से उपलब्ध ऊन भेड़ की ऊन ही होती है, लेकिन मार्केट में जो हम ऊन देखते हैं वो नॉर्मली सामान्य रूप से वो भेड़ की ऊन ही होती है। चित्र 3.1 में भेड़ हमने देख ली थी पहले। याक की ऊन तिब्बत और लद्दाख में प्रचलित है। चित्र 3.2 में चित्र को देख लेंगे तो याक की जो ऊन होती है वो तिब्बत और लद्दाख इन दो जगहों पे काफ़ी प्रचलित है। ये देखिए दोस्तों, चित्र 3.2 याक का चित्र है ये। अब आगे देखते हैं। बकरी के बालों से भी ऊन प्राप्त की जाती है। अंगोरा ऊन को अंगोरा नस्ल की बकरियों से प्राप्त किया जाता है। बकरी के बालों से भी ऊन प्राप्त की जाती है, ठीक है। और अंगोरा ऊन है एक, ऊन का नाम है अंगोरा, वो अंगोरा नस्ल की बकरियों से प्राप्त किया जाता है वो ऊन, जो जम्मू एवं कश्मीर के पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है। तो अंगोरा नाम की जो बकरी होती है वो जम्मू कश्मीर में पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है। चित्र में हम देख सकते हैं 3.3 और 3.4 में, मैं आपको अभी दिखा दूंगा। कश्मीरी बकरी की त्वचा के निकट मुलायम बाल, जिनको फर बोलते हैं, वो होते हैं। इनसे बेहतरीन शॉलें बनाई जाती हैं जिन्हें पश्मीना शॉलें कहते हैं। तो दोस्तों ये जो कश्मीरी बकरी होती है इनकी त्वचा के निकट बहुत ही मुलायम बाल होते हैं जिनको हम फर बोलते हैं। इनसे बेहतरीन शॉलें बनाई जाती है, इन्हें बोलते हैं पश्मीना शॉल। अब दोस्तों इनके चित्र देखिए, ये देखिए ये अंगोरा बकरी है और ये नॉर्मल बकरी हो गई, ठीक है दोस्तों। तो ये इस अंगोरा बकरी के जो आप यहाँ पे देख सकते हैं, इस बकरी के जो फर होते हैं बालों से, इससे बनाई जाती है पश्मीना शॉल। ये शॉल बहुत ही गर्म होती है, ठीक है दोस्तों। अब आगे देखिए। ऊँट के शरीर के बालों का उपयोग भी ऊन के रूप में किया जाता है। चित्र 3.5 में देखिए दोस्तों, ऊँट के शरीर के बालों का भी उपयोग ऊन बनाने के लिए किया जाता है, ठीक है। इसका चित्र देख लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, ऊँट का चित्र है, यहाँ पर ऊँट देख सकते हैं आप। अब आगे देखिए। दक्षिण अमेरिका में पाए जाने वाले लामा और एल्पैका से भी ऊन प्राप्त होती है। दोस्तों ये देखिए, लामा और एल्पैका ये दक्षिण अमेरिका में पाए जाने वाले जानवर हैं, इनसे भी ऊन प्राप्त की जाती है। दोस्तों अब ये हेडिंग देखिए, रेशों से ऊन तक। दोस्तों इसमें हम जानेंगे कि किस तरीके से रेशों से, यानी कि जो बाल होते हैं उनके, भेड़ बकरियों के, उनसे ऊन कैसे बनाया जाता है, ठीक है। तो ये देखिए, ऊन प्राप्त करने के लिए भेड़ों को पाला जाता है। उनके बालों को काटकर और फिर उन्हें संसाधित करके ऊन बनाई जाती है, ठीक है। तो इनको भेड़ों को पाला जाता है पहले, तो पालने के बाद उनके बालों को काटकर फिर उनको संसाधित किया जाता है। उन बालों को मतलब ठीक से साफ़ सफाई करके, कलर वलर करके फैक्ट्री में अच्छे से फिर उनसे ऊन बनाई जाती है। आइए हम इस प्रक्रम के बारे में जानकारी प्राप्त करें। भेड़ पालन और प्रजनन। यदि आप जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम के पहाड़ी क्षेत्रों अथवा हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और गुजरात के मैदानों की यात्रा करें तो आप गडरियों को भेड़ों के झुंडों को चराने के लिए जाते हुए देख सकते हैं। दोस्तों यहाँ ऊपर जितने भी राज्य लिखे हुए हैं, इन राज्यों में आप भेड़ों के झुंडों को देख सकते हैं, जिन्हें गडरिया घास चराने के लिए लेकर के जाते हैं। भेड़ शाकाहारी होती है और वह घास और पत्तियाँ पसंद करती है। भेड़ पालक मतलब भेड़ को पालने वाला उन्हें हरे चारे के अतिरिक्त दालें, मक्का, ज्वार, खली का मतलब होता है दोस्तों बीज में से तेल निकाल लेने के बाद बचा हुआ पदार्थ। खली देखने में ऐसा लगता है दोस्तों, इस तरीके से, इसे बोलते हैं हम खली या खल भी बोलते हैं, ठीक है।
और खनिज भी खिलाते हैं। सर्दियों में भेड़ों को घरों के अंदर रखा जाता है और उन्हें पत्तियां, अनाज और सूखा चारा खिलाया जाता है। हमारे देश के अनेक भागों में भेड़ों को ऊन के लिए पाला जाता है। सारणी 3.1 में भेड़ों की कुछ नस्लों के नाम दिए गए हैं जिन्हें हमारे देश में ऊन उत्पादन के लिए पाला जाता है। सारणी 3.1 में उनसे प्राप्त होने वाली ऊन की गुणवत्ता और गठन को भी दिखाया गया है। भेड़ की कुछ नस्लों के शरीर पर बालों की घनी परत होती है जिससे बड़ी मात्रा में अच्छी गुणवत्ता की ऊन प्राप्त होती है। जैसा कि पहले बताया गया है, इन भेड़ों को वर्णात्मक प्रजनन द्वारा उत्पन्न किया जाता है जिनमें से एक जनक किसी अच्छी नस्ल की भेड़ होती है। दोस्तों, ये चीज़ें हमने पहले भी पढ़ी थी। अलग अलग नस्ल की जो भेड़ें होती है उनकी ऊन की गुणवत्ता अलग अलग होती है। तो हम अधिकतर उसी भेड़ को चुनते हैं ऊन निकालने के लिए जिसके बाल मुलायम हो, ठीक है। और उस टाइप की भेड़ें हम उत्पन्न भी कर सकते हैं वर्णात्मक प्रजनन द्वारा। ये हम अभी पढ़ चुके हैं पहले। जब पाली गई भेड़ के शरीर पर बालों की घनी वृद्धि हो जाती है तो ऊन प्राप्त करने के लिए उसके बालों को काट लिया जाता है। जब भेड़ के शरीर पर बाल ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाते हैं, काफ़ी वृद्धि हो जाती है, तब उसके बालों को काटा जाता है जिससे कि हम फिर ऊन प्राप्त कर सकें। अब दोस्तों आगे देखते हैं। दोस्तों, अब इस सारणी को देखिए। इस सारणी में भेड़ों की कुछ भारतीय नस्लों के बारे में बताया गया है। यहाँ पर देखिए नस्लों के नाम है, यह ऊन की गुणवत्ता और ये राज्य जहाँ पर वो पाई जाती है। तो ये देखिए सबसे पहले ही जो नस्ल है वो है लोही। इसकी जो ऊन होती है अच्छी गुणवत्ता की ऊन होती है और ये राजस्थान और पंजाब में पाई जाती है। दूसरा है फिर रामपुर बुशायर। इसकी ऊन भूरी ऊन होती है और ये उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है। नाली है फिर तीसरी, इसको नली भी बोल सकते हैं। इसकी जो ऊन होती है गलीचे की ऊन होती है। गलीचा मतलब कारपेट या कालीन, तो इसकी ऊन से कारपेट या कालीन बनाए जाते हैं। ये राजस्थान और हरियाणा और पंजाब में मिलती है। फिर है बाखरवाल। इसकी जो ऊन है ऊनी शॉलों के लिए उपयोग की जाती है, शॉलें बनाई जाती है इसकी ऊन से, ऊनी शॉल। ये जम्मू और कश्मीर में मिलती है। फिर है मारवाड़ी। इसकी जो ऊन होती है मोटी और रुक्ष ऊन होती है, मोटी और खुरदरी टाइप की, ये गुजरात में पाई जाती है। फिर है पाटनवाड़ी। पाटनवाड़ी ये होजरी के लिए, इसकी जो ऊन होती है वो उससे होजरी बनाई जाती है। होजरी का मतलब होता है अंडर गारमेंट्स, जो अंदर पहने जाते हैं, ठीक है। ये गुजरात में पाई जाती है, ठीक है दोस्तों। अब आगे देखते हैं इसमें। दोस्तों ये देखिए रेशों को ऊन में संसाधित करना। दोस्तों रेशों को ऊन में संसाधित करने का मतलब होता है कि रेशों से ऊन प्राप्त करना। स्वेटर बुनने अथवा शॉल बनाने के लिए उपयोग की जाने वाली ऊन एक लंबी प्रक्रिया द्वारा प्राप्त उत्पाद होती है जिसमें निम्नलिखित चरण सम्मिलित हैं। दोस्तों स्वेटर बुनने या शॉल बनाने के लिए जिस हम ऊन का प्रयोग करते हैं वह एक लंबी प्रक्रिया के द्वारा प्राप्त की जाती है जिसके चरण निम्नलिखित हैं। तो दोस्तों ये चरण समझते हैं। अब देखिए पहला चरण, भेड़ के बालों को त्वचा की पतली परत के साथ शरीर से उतार लिया जाता है। चित्र 3.8 में देख सकते हैं हम। यह प्रक्रिया ऊन की कटाई कहलाती है। तो दोस्तों भेड़ के बालों को उनकी त्वचा की पतली परत के साथ शरीर से उतारा जाता है। इस प्रक्रिया को कहा जाता है ऊन की कटाई। भेड़ के बाल उतारने के लिए उसी प्रकार की मशीन का उपयोग किया जाता है जैसी नाई द्वारा बाल काटने के लिए प्रयुक्त की जाती है। सामान्यतः बालों को गर्मी के मौसम में काटा जाता है ताकि भेड़ बालों के सुरक्षात्मक आवरण के ना रहने पर भी जीवित रह सके। दोस्तों बालों को गर्मी के मौसम में काटा जाता है क्योंकि अगर सर्दी के मौसम में काटेंगे तो भेड़ ठंड से मर भी सकती है या उनकी तबीयत ख़राब हो सकती है, ठीक है। तो गर्मी के समय पे काटा जाता है कि अगर उनकी वो सुरक्षात्मक आवरण ना हो तो भी वे जीवित रह सकें, ठीक है। क्योंकि अगर सर्दी में बाल उनके उतार लिए जाएंगे तो सर्दी की वजह से वे मर सकती हैं। बाल ऊनी रेशे प्रदान करते हैं, तो बाल से ऊनी रेशे प्राप्त होते हैं हमें। इन्हीं ऊनी रेशों को संसाधित करके ऊन का धागा बनाया जाता है। तो इन्हीं रेशों को संसाधित करते हम, प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है इन रेशों को, उससे फिर ऊन का धागा बनाया जाता है। ऊन उतारने के दौरान भेड़ को कोई विशेष कष्ट नहीं होता है। जब ऊन को उतारा जाता है, उनके शरीर पे से बाल को उतारा जाता है तो कोई इनको खास कष्ट नहीं होता है, जैसा कि आपको बाल कटाने अथवा आपके पिताजी को दाढ़ी बनवाने में नहीं होता। जैसे हम बाल कटवाते हैं या शेव करते हैं तो जैसे हमें कोई ख़ास दर्द नहीं होता, तो ऐसे ही उनको भी कोई ख़ास दर्द नहीं होता। क्या आप जानते हैं ऐसा क्यों होता है? त्वचा की सबसे ऊपर वाली परत अधिकांशतः मृत कोशिकाओं से बनी होती है। दोस्तों जो त्वचा की सबसे ऊपरी परत बनी होती है वो हमारी मृत कोशिका से बनी होती है, इसलिए जब शेविंग की जाती है तो वो
पहली परत भी उतर जाती है शेविंग करते समय ब्लेड से, लेकिन हमें दर्द अनुभव नहीं होता क्योंकि वो मृत कोशिकाएं होती है। मृत कोशिका पर हमें दर्द का अनुभव नहीं होता है। साथ ही भेड़ के बाल फिर से उगाते हैं जैसे आपके उगाते हैं। तो भेड़ के बाल जब उतार लिए जाते हैं बाद में उनके बाल उगाते हैं जैसे हमारे उगाते हैं। अब देखिए चरण 2। त्वचा सहित उतारे गए बालों को टंकियों में डालकर अच्छी तरह से धोया जाता है जिससे उनकी चिकनाई, धूल और गर्द निकल जाए। यह प्रक्रम अभिमार्जन कहलाता है। आजकल अभिमार्जन मशीनों द्वारा किया जाता है। चित्र 3.8 बी और सी में हम बाद में देख लेंगे। दोस्तों दूसरे चरण में क्या किया जाता है, पहले चरण में जो बाल उतारे थे, दूसरे चरण में उन बालों को बड़ी बड़ी टंकियों में धोया जाता है जिससे कि उनकी धूल, चिकनाई, जो उसमें गंदगी है वो सारी निकल जाए, और इस प्रक्रम को अभिमार्जन कहते हैं। ठीक है, आजकल अभिमार्जन का जो काम है मशीनों द्वारा भी किया जाता है। चरण 3 देखिए। अभिमार्जन के बाद छटाई की जाती है। रोमिल अथवा रोएदार बालों को कारखाने में भेज दिया जाता है जहां विभिन्न गठन वाले बालों को छाटा या पृथक किया जाता है। दोस्तों अभिमार्जन करने के बाद, मतलब बालों की सफाई करने के बाद, उनमें से जो रोमिल अथवा रोएदार, जो रोएदार बाल है, मुलायम मुलायम बाल हैं, उनको कारखानों में भेज दिया जाता है जहाँ पे विभिन्न गठन वाले बालों को छाटा या पृथक किया जाता है। जैसे कि अलग अलग लंबाई के जो बाल हैं या अलग अलग गठन वाले जो बाल हैं उनको छाटा या पृथक किया जाता है वहाँ पर। ये देखिए दोस्तों चौथा चरण। अगले चरण में बालों को सुखाया जाता है, परंतु इससे पहले बालों में से छोटे छोटे कोमल व फूले हुए रेशों को छाट लिया जाता है जो बर कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, चौथे चरण में क्या किया जाता है, बालों को सुखाया जाता है, परंतु इससे पहले बालों में से जो छोटे छोटे वो कोमल वो फूले हुए जो रेशे हैं उनको छाट लिया जाता है। इन रेशों को कहते हैं बर। ये वही बर होते हैं जो कभी कभी आपके स्वेटर पर एकत्रित हो जाते हैं। कभी कभी आपने देखे होंगे आपके स्वेटर पर गोले गोले से छोटे छोटे से बबल बन जाते हैं, ये वही बर होते हैं। इसके पश्चात रेशों का पुनः अभिमार्जन करके उन्हें सुखा लिया जाता है। इसके बाद फिर से रेशों की सफाई की जाती है, अभिमार्जन किया जाता है, फिर उनको सुखा लिया जाता है। इस प्रकार प्राप्त उत्पाद ही धागों के रूप में काते जाने के लिए उपयुक्त ऊन होती है। तो इस प्रकार से जो उत्पाद बनता है वही धागों के रूप में काते जाने वाली ऊन होती है, मतलब फाइनली ऊन यहाँ पे मिल जाती है हमें। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों चरण 5। रेशों की विभिन्न रंगों में रंगाई की जाती है क्योंकि भेड़ अथवा बकरी की सामान्य ऊन काली, भूरी अथवा सफ़ेद होती है। दोस्तों भी चरण 4 में जो ऊन हमें प्राप्त हुई, उन ऊन को फिर हम रंगते हैं, अलग अलग रंगों में उनको रंगा जाता है क्योंकि जो सामान्यतः जो भेड़ बकरी की जो ऊन होती है वो काली, सफ़ेद या भूरी होती है। तो हमें क्या करना होता है, जो ऊन प्राप्त हुई है उनको हम अलग अलग रंगों में रंग सकते हैं अपनी इच्छा अनुसार। ठीक है दोस्तों। अब देखिए चरण नंबर 6 है, ये अंतिम चरण है। अंतिम चरण को रीलिंग कहते हैं, इसको रीलिंग कहते हैं। अब रेशों को सीधा करके सुलझाया जाता है और फिर लपेट कर उनसे धागा बनाया जाता है। दोस्तों जो अभी ऊन प्राप्त हुई थी और उसको हमने रंगा था, वो ऊन उलझी हुई होती है, उसको सुलझाया जाता है और फिर इसको लपेट करके धागा बना दिया जाता है। चित्र 3.8 डी में हम ये देखेंगे। लंबे रेशों को काटकर स्वेटरों की ऊन के रूप में और अपेक्षाकृत छोटे रेशों को काटकर ऊनी वस्त्र बुनने में उपयोग किया जाता है। इसमें जो लंबे रेशे होते हैं उनको तो काट करके स्वेटर की ऊन बना दी जाती है जो बहुत लंबी होती है, लेकिन जो अपेक्षाकृत जो छोटे रेशे होते हैं उनको काट करके ऊनी वस्त्र बुनने में उपयोग किया जाता है। फिर दोस्तों जो अभी हमने चरण पढ़े हैं ये उनके चित्र हैं, इनको देखते हैं एक बार। ये देखिए सबसे पहले भेड़ की ऊन उतारना, सबसे पहले भेड़ की ऊन उतारी गई। फिर ये देखिए टंकियों में अभिमार्जन करना, टंकियों में उसकी सफाई हो रही है ऊन की। ये काम अब मशीनों से भी होता है और इंसान भी इसको करते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए मशीनों द्वारा अभिमार्जन। ये देखिए मशीनों द्वारा अभिमार्जन हो रहा है, मशीनों से सफाई हो रही है। उसके बाद देखिए ऊन का धागा बनाया जाता है, यहाँ पे ऊन का धागा बनाया जा रहा है जिसको हम रीलिंग बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर ये कुछ चित्र हैं। अब ये देखिए रेशों को ऊन में परिवर्तित करने के प्रक्रम को निम्न प्रकार से प्रदर्शित किया जा सकता है। देखिए यहाँ पर ध्यान से, सबसे पहले ऊन की कटाई की जाती है, जो हम बाल उतारते भेड़ के वो। उसके बाद अभिमार्जन किया जाता है, उसको साफ़ सफाई की जाती है। फिर छटाई की जाती है उसमें, फिर बर की छटाई की जाती है, फिर रंगाई की जाती है और फिर रीलिंग की जाती है। तो दोस्तों इस तरीके से भी आप इस पूरे प्रक्रम को याद रख सकते हैं। ठीक है दोस्तों। अब ये बॉक्स देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है व्यावसायिक संकट।
ऊन उद्योग हमारे देश में अनेक व्यक्तियों के लिए जीविकोपार्जन का एक महत्वपूर्ण साधन है। दोस्तों, हमारे देश में बहुत सारी ऊन की फैक्ट्रियां हैं जहां पर अनेक लोग काम करते हैं और अपना जीविकोपार्जन करते हैं, मतलब कि अपनी फैमिली चलाते हैं पैसा कमा करके। लेकिन छटाई करने वालों का कार्य जोखिम भरा है। लेकिन उस कंपनी के अंदर जो ऊन की छटाई करने वाले लोग हैं उनका काम जोखिम भरा है। ऐसा क्यों है? क्योंकि कभी कभी वे एंथ्रेक्स नामक जीवाणुओं द्वारा संक्रमित हो जाते हैं। दोस्तों, जब वे ऊन की छटाई करते हैं तो ऊन में एंथ्रेक्स नामक जीवाणु होता है, तो उससे वो संक्रमित हो जाते हैं, जो एक घातक रक्त रोग का कारक है, जिससे खून की एक खतरनाक बीमारी हो जाती है, जिसे कहते हैं सॉल्टर्स रोग। ठीक है। किसी भी उद्योग में कारीगरों द्वारा ऐसे जोखिम को झेलना व्यावसायिक संकट कहलाता है। तो दोस्तों, किसी भी उद्योग में अगर कारीगर इस तरीके का कोई जोखिम झेल रहे हैं काम करते समय, तो इसको बोलते हैं व्यावसायिक संकट। ठीक है दोस्तों, अब इसमें आगे समझते हैं। दोस्तों, अब समझते हैं एक नए रेशे के बारे में जिसका नाम है रेशम। रेशम को इंग्लिश में सिल्क भी कहते हैं। रेशम यानी कि सिल्क के रेशे भी जातव रेशे होते हैं। ये जातव रेशे होते हैं, मतलब जंतु से प्राप्त होने वाले रेशे। रेशम के कीट रेशम के फाइबरों को बनाते हैं। रेशम के कीड़े रेशम के फाइबरों को यानी कि रेशों को बनाते हैं। रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम के कीड़ों को पालना रेशम कीट पालन यानी कि इसको सेरीकल्चर भी कहते हैं। तो दोस्तों, रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम के कीटों को पाला जाता है, जिसको सेरीकल्चर कहा जाता है। अपनी माताजी, चाची जी, दादी माँ से विभिन्न प्रकार के रेशम तथा रेशमी साड़ियों के बारे में जानकारी प्राप्त कीजिए। विभिन्न प्रकार के रेशम को सूचीबद्ध कीजिए। इससे पहले कि हम रेशम प्राप्त करने के प्रक्रम पर चर्चा करें, रेशम के कीट के जीवन चक्र के बारे में जानना आवश्यक है। दोस्तों, इससे पहले कि हम पता करें कि रेशम कैसे प्राप्त होता है, तो उससे पहले भी हमें जानना ज़रूरी है कि रेशम के कीट का जीवन चक्र किस तरीके से चलता है। तो दोस्तों, पहले इसको समझते हैं। अब देखते हैं दोस्तों रेशम कीट का जीवन चक्र। मादा रेशम कीट अंडे देती है, जिनसे लार्वा निकलते हैं, जो कैटरपिलर, इल्ली या रेशम कीट कहलाते हैं। दोस्तों, जो मादा रेशम कीट होती है वह अंडे देती है, जिनसे लार्वा निकलते हैं, जिनको हम कैटरपिलर, इल्ली या रेशम कीट भी कहते हैं। ये फिर क्या करते हैं? ये आकार में वृद्धि करते हैं, मतलब बड़े होते हैं। और जब कैटरपिलर अपने जीवन चक्र की अगली अवस्था में प्रवेश करने के लिए तैयार होता है, तो यह प्यूपा कोशित कहलाता है। तो दोस्तों, जब कैटरपिलर अपनी जीवन की अगली अवस्था में पहुंचता है तो वो प्यूपा बनता है। इसको कोशित भी बोल सकते हैं। ठीक है। जो अपने इर्द गिर्द एक जाल बुन लेता है, यह प्यूपा अपने इर्द गिर्द एक जाल बुन लेता है। यह जाल उसे अपने स्थान में बने रहने में सहायता करता है। उस ही जाल के अंदर वह रहने लगता है। फिर यह अंग्रेजी संख्या 8 के रूप में अपने सिर को एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाता है। इस तरीके से ये अपने सिर को ऐसे ऐसे ले जाता है, अंग्रेजी के जो 8 बना होता है इसकी तरीके से। ठीक है। सिर की इस गति के समय कैटरपिलर पतले तार के रूप में प्रोटीन से बना एक पदार्थ स्रावित करता है, जो कठोर होकर सूखकर रेशम का रेशा बन जाता है। तो जब वह 8 की तरह इस तरीके से अपना सिर लेके जाता है, तो वह एक प्रोटीन से बना एक पदार्थ स्रावित करता है, जो कि पतले तार के जैसा होता है, और सूखने के बाद वह रेशम का रेशा बन जाता है। जल्दी ही कैटरपिलर स्वयं को पूरी तरह से रेशम के रेशों से ढक लेता है और प्यूपा बन जाता है। तो दोस्तों, फिर वह क्या करता है? इस तरीके से रेशम के रेशों से बहुत ही जल्द अपने आप को पूरी तरीके से ढक लेता है और फिर प्यूपा बन जाता है। यह आवरण कोकून कहलाता है। तो उस कोकून के अंदर ही वह क्या बन जाता है? प्यूपा बन जाता है। तो ये जो पूरा कवर होता है इसे क्या बोलते हैं? कोकून। कीट का इसके आगे का विकास कोकून के भीतर ही होता है। इसके आगे वह कीट कोकून के भीतर ही बड़ा होता रहता है। चित्र 3.9 में हम देखेंगे इसको। रेशम के रेशों का उपयोग रेशम के वस्त्र बुनने के लिए किया जाता है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि रेशम का मृदु रेशा, जिसको सूत्र भी बोल सकते हैं, स्टील के तार जितना मजबूत है? क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि जो रेशम का रेशा होता है दोस्तों, वह एक स्टील के तार के जितना मजबूत होता है। रेशम का धागा रेशम कीट के कोकून से प्राप्त रेशों से तैयार किया जाता है। जो रेशम का धागा होता है वो उस रेशम कीट के जो कोकून है उससे प्राप्त रेशों से तैयार किया जाता है। रेशम कीट अनेक किस्म के होते हैं जो एक दूसरे से काफ़ी अलग दिखाई देते हैं। मतलब ये रेशम के जो कीड़े हैं वे भी अलग अलग टाइप के होते हैं, जो एक दूसरे से देखने में अलग भी होते हैं। और उनसे प्राप्त होने वाले रेशम का धागा का गठन, अर्थात धागा कैसा है, रुक्षता उसकी कैसी है, चिकनाहट कैसी है, चमक कैसी है उस धागे की, तो उनसे प्राप्त जो रेशा होता है वो भी अलग अलग टाइप का होता है, आदि में भिन्न होता है। अतः टसर रेशम,
मूंगा रेशम, कोसा रेशम तथा अन्य प्रकार के रेशम विभिन्न किस्म के रेशम कीटों द्वारा काटे गए कोकूनों से प्राप्त किए जाते हैं। तो दोस्तों अलग अलग रेशम के कीट होते हैं और उनसे प्राप्त किए गए जो रेशे होते हैं रेशम के, वो भी अलग अलग होते हैं। सबसे सामान्य रेशम कीट शहतूत रेशम कीट है। जो सबसे सामान्य रेशम कीट है जो अधिकतर मिल जाता है वह है शहतूत रेशम कीट। इस कीट के कोकून से प्राप्त होने वाला रेशम फाइबर मृदु, चमकदार और लचीला होता है तथा इसे सुंदर रंगों में रंगा जा सकता है। तो दोस्तों शहतूत रेशम कीट से जो फाइबर प्राप्त होता है, रेशा प्राप्त होता है रेशम का, वह एक तो चमकदार होता है, लचीला होता है, मुलायम होता है बहुत ही, और इसे सुंदर रंगों में रंगा भी जा सकता है। रेशम कीट पालन अथवा रेशम कीटों का संवर्धन भारत का बहुत प्राचीन व्यवसाय है। दोस्तों रेशम के कीड़ों को पालना ये भारत का बहुत पुराना व्यवसाय है। काफ़ी समय से यहाँ पे रेशम के कीड़ों को पाला जा रहा है। भारत व्यावसायिक स्तर पर बहुत अधिक रेशम का उत्पादन करता है, तो भारत भी बहुत ज़्यादा मात्रा में रेशम का उत्पादन करता है। दोस्तों ये देखिए यहाँ पर कुछ चित्र दिए गए हैं। इन चित्रों में रेशम के कीट का जीवन चक्र दर्शाया गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं यह है नर कीट और यह है मादा कीट। मादा कीट ने अंडे दिए हैं, देखिए दोस्तों, शहतूत की पत्ती पर। इन अंडों में से लार्वा निकलेगा। लार्वा निकल करके एक रेशम का कीट बनेगा। यह रेशम का कीट अपने चारों ओर एक जाल बुनेगा और कोकून बना लेगा। ये देख सकते हैं कोकून बन गया है। इस कोकून को बनाने के बाद वह अंदर प्यूपा बन जाता है। ठीक है, प्यूपा बनने के बाद वह इस कोकून के भीतर ही भीतर बड़ा होने लगता है और बाद में पूर्ण विकसित रेशम का कीट बनकर तैयार होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये पूरा रेशम के कीट का जीवन चक्र है। अब आगे देखते हैं इसमें। दोस्तों अब देखिए कोकून से रेशम तक। दोस्तों इसमें हमें पता चलेगा कि किस तरीके से कोकून से रेशम प्राप्त किया जाता है। रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम कीटों को पाला जाता है और उनके कोकूनों को एकत्र करके रेशम के फाइबर प्राप्त किए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो रेशम प्राप्त करने के लिए पहले कीटों को पाला जाता है, फिर कीट कोकून बना देते हैं। उन कोकूनों को इकट्ठा करके उनसे रेशम के फाइबर प्राप्त किए जाते हैं। अब देखते हैं रेशम कीट पालन, रेशम के कीड़ों को पालना। कोई मादा रेशम कीट एक बार में सैकड़ों अंडे देती है। चित्र 3.10 ए में हम देख लेंगे इसको। अंडों को सावधानी से कपड़े की पट्टियों अथवा कागज पर संग्रहित करके रेशम कीट पालकों को बेचा जाता है। उन अंडों को फिर रेशम कीट पालकों को बेचा जाता है। ये पालक या किसान अंडों को स्वस्थकर स्थितियों, उचित ताप एवं आर्द्रता की अनुकूल स्थितियों में रखते हैं। तो ये जो पालक है या किसान है उन अंडों को अनुकूल स्थितियों में रखते हैं, यानी कि जो स्थितियाँ अंडों के लिए ठीक है। अंडों को उपयुक्त ताप तक गर्म रखा जाता है जिससे अंडों में से लार्वा निकल आए, और यह तब तक किया जाता है जब तक शहतूत के वृक्षों पर नई पत्तियाँ आती है। तो अंडों को एक उपयुक्त ताप तक गर्म रखा जाता है ताकि अंडों में से लार्वा निकल आए, और इतना शहतूत के वृक्षों पर नई पत्तियाँ आ जाती है। चित्र 3.10 बी में हम इसको देख लेंगे। लार्वा जो कैटरपिलर अथवा रेशम कीट कहलाते हैं दिन रात खाते रहते हैं और आमाप यानी कि साइज़ में काफ़ी बड़े हो जाते हैं। पहले ये छोटे छोटे होते हैं लार्वा जो कीड़े होते हैं, लेकिन ये दिन रात खाते रहते हैं, शहतूत की पत्तियाँ खाते हैं और ये फिर साइज़ में बड़े हो जाते हैं। चित्र 3.10 सी में हम देख लेंगे इसको। लार्वा को शहतूत की ताज़ी कटी पत्तियों के साथ बांस की स्वच्छ ट्रे में रखा जाता है। तो इन लार्वा को शहतूत की पत्तियों के साथ बांस की ट्रे में रख दिया जाता है। 25 से 30 दिनों के बाद कैटरपिलर खाना बंद कर देते हैं और कोकून बनाने के लिए वे बांस के बने छोटे छोटे कक्षों में चले जाते हैं। तो दोस्तों 25 से 30 दिन तक ये खाते रहते हैं अच्छे से, उसके बाद ये खाना बंद कर देते हैं और फिर ये कोकून बनाना शुरू करते हैं। कोकून बनाने के लिए ये बांस के बने छोटे छोटे कक्षों में चले जाते हैं। ठीक है, इसके लिए ट्रे में छोटी रैक या टहनियाँ रख दी जाती हैं जिनसे कोकून जुड़ जाते हैं। तो टहनियाँ वगैरह या रैक बना के रख दी जाती है, कोकून उनसे चिपक जाते हैं, जुड़ जाते हैं। कैटरपिलर अथवा रेशम कीट कोकून बनाते हैं जिसके भीतर प्यूपा विकसित होता है। तो जब ये कैटरपिलर या रेशम के कीट कोकून बनाते हैं तो उसके अंदर प्यूपा बन जाता है, प्यूपा विकसित होना शुरू होता है। ठीक है, उसके अंदर जो है यही कीड़े प्यूपा बन जाते हैं जो कि इनके जीवन की अगली अवस्था होती है और वहीं पर ये विकसित होते रहते हैं। दोस्तों ये चित्र देखिए, इस चित्र में रेशम के कीट के पालन को दर्शाया गया है। ये देखिए मादा रेशम कीट है जिसने अंडे दिए हुए हैं। इन अंडों से लार्वा निकलता है और लार्वा शहतूत की पत्तियों को खाता है। देखिए फिर ये शहतूत की पत्तियों को खा करके पूरा रेशम का कीट बन जाता है और फिर वह अपने चारों ओर जाल बुनने लगता है रेशम का, और फिर वह क्या बना लेता है,
कोकून अपने चारों ओर। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से कोकून बनता है। फिर कोकून से रेशम का रेशा प्राप्त किया जाता है। दोस्तों इस बॉक्स को पढ़ते हैं, इसमें लिखा है रेशम की खोज। इसे पढ़ के हमें रेशम की खोज के बारे में पता चलेगा। तो पढ़ते हैं इसे। रेशम की खोज का यथार्थ समय संभवतः अज्ञात है। कि रेशम की खोज कब हुई थी ये बात अभी पूरी तरह ज्ञात नहीं है। एक प्राचीन चीनी किंवदंती के अनुसार, एक पुरानी चीनी घटना है उसके अनुसार, सम्राट हुआंग टी ने साम्राज्ञी सी लुंगची से अपने बगीचे में उगने वाले शहतूत के वृक्षों की पत्तियों के क्षतिग्रस्त होने का कारण पता लगाने के लिए कहा था। जो सम्राट थे हुआंग टी, उन्होंने अपनी जो साम्राज्ञी थी, मतलब उनकी जो पत्नी थी, उन्हें अपने बगीचे में उगने वाले जो शहतूत के पेड़ हैं उनकी जो पत्तियां हैं वो क्षतिग्रस्त हो रही थी, ख़राब हो रही थी। तो उन्होंने उनसे पूछा कि इसका कारण पता लगाओ कि ऐसा क्यों हो रहा है। साम्राज्ञी ने पाया कि सफ़ेद कृमि शहतूत की पत्तियों को खा रहे थे। तो साम्राज्ञी ने देखा, मतलब उनकी पत्नी ने देखा कि जो सफ़ेद सफ़ेद कीड़े थे वो शहतूत की पत्तियों को खा रहे थे। उन्होंने यह भी देखा कि कृमि अपने इर्द गिर्द चमकदार कोकून बुन लेते थे। तो उन्होंने ये भी देखा कि वो कोकून भी बना रहे हैं। संयोग से एक कोकून उनके चाय के प्याले में गिर गया और कोकून में से नाजुक धागों का गुच्छा पृथक हो गया। तो संयोग से एक कोकून उनके चाय में गिर गया और चाय क्योंकि गर्म थी तो कोकून से जो नाजुक धागे थे उनका गुच्छा अलग हो गया, उनसे अलग अलग रेशे निकलने लगे। रेशम उद्योग चीन में आरंभ हुआ और सैकड़ों वर्षों तक इसे कड़ी पहरेदारी में गुप्त रखा गया। तो जो रेशम का उद्योग था इसकी शुरुआत हुई थी चीन से और सैकड़ों वर्षों तक इसको छुपा करके रखा गया, गुप्त रखा गया। बाद में यात्रियों और व्यापारियों ने रेशम को अन्य देशों में प्रचलित किया। बाद में जो यात्री थे, जो घूमने फिरने वाले यात्री और जो व्यापारी थे, उन्होंने इसको अन्य देशों में भी प्रचलित कर दिया। जिस मार्ग से उन्होंने यात्रा की थी उसे आज भी सिल्क रूट कहते हैं। तो जिस मार्ग से उन्होंने यात्रा की थी व्यापारियों ने और यात्रियों ने, जिन्होंने इसको प्रचलित किया पूरे देश में, उस मार्ग को आज भी सिल्क रूट कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये देखिए दोस्तों रेशम का संसाधन। इसमें हमें पता चलेगा कि कोकून से और रेशम के फाइबर से रेशम कैसे प्राप्त होता है। ये देखिए, रेशम फाइबर प्राप्त करने के लिए कोकूनों की बड़ी ढेरी का उपयोग किया जाता है। तो कोकूनों की जो बड़ी ढेरी, मतलब बहुत सारे कोकूनों को लिया जाता है एक साथ ही। वयस्क कीट में विकसित होने से पहले ही कोकूनों को धूप में रखा जाता है। कोकूनों के अंदर जो कीट होता है, जो प्यूपा होता है, उसको पूरा वयस्क कीट बनने से पहले ही कोकूनों को धूप में रखा जाता है, या फिर उसको पानी में उबाला जाता है, या फिर भाप में रखा जाता है। इस प्रक्रम में रेशम के फाइबर पृथक हो जाते हैं। ऐसा करने से क्या होता है, जो रेशम के फाइबर होते हैं वो अलग अलग हो जाते हैं, पृथक हो जाते हैं, और जो उसके अंदर कीट होता है वो अंदर ही मर जाता है। रेशम के रूप में उपयोग के लिए कोकून में से रेशे निकालने के पश्चात उनसे धागे बनाने की प्रक्रिया रेशम की रीलिंग कहलाती है। कोकून में से जो रेशे निकाले जाते हैं उन रेशों से फिर जो धागे बनाने की प्रक्रिया होती है उसको बोलते हैं रेशम की रीलिंग। ठीक है दोस्तों, रीलिंग विशेष मशीनों में की जाती है जो कोकूनों में से फाइबर या रेशों को निकालती है। तो रीलिंग ये मशीनों से होती है, ये कोकून में से फाइबर को या रेशों को निकालती है। फिर रेशम के फाइबरों की कताई की जाती है जिससे रेशम के धागे प्राप्त हो जाते हैं। फिर जो रेशम के फाइबर होते हैं उनको काट करके उनसे रेशम के धागे प्राप्त किए जाते हैं। बुनकरों द्वारा रेशम के इन्हीं धागों से वस्त्र बुने जाते हैं। फिर जो बुनकर होते हैं, जो कपड़ा बुनने वाले होते हैं, वो रेशम के इन्हीं धागों से कपड़े तैयार कर देते हैं। तो दोस्तों ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। दोस्तों अब मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। बाकी वीडियो को देखने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।